नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क मासूम है जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। उसकी ये 8वीं एपिसोड है और ड्यूरेशन जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ भी मत कहिएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ज़ार तेज़ ड्राइव करता रात 12 बजे के करीब ऐना के घर के बाहर खड़ा था। वो जानता था अंदर सदाम होगा, तभी उसने हया के सेल फ़ोन पर कांटेक्ट किया था। ऐना से कहो बाहर आए वरना मैं अंदर चला जाऊंगा, उसने कहकर खटक से फ़ोन बंद कर दिया और 5 मिनट में हया दरवाजे पर थी। उसने ज़ार की जानिब देखा। वो प्राडो के शीशे चढ़ाए हुए था। नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त वो क्यों आया था उसे गुस्सा आने लगा। उसने कॉल बैक की। मैं नहीं कहने वाली, उसे कुछ चंद लम्हे उसकी ज़िंदगी में भी सुकून के रहने दे मिस्टर ज़ार। वो बोली तो ज़ार ने दरवाज़ा खोला, फ़ोन अंदर ही फेंक दिया और बिना हया की तरफ देखे वो ऐना के घर का दरवाज़ा तेज़ी से बजा गया। इतनी तेज़ी से दरवाज़ा बजाया था कि हया सटपटा गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी क्योंकि अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। वैसे तो ये अच्छा ही था कि ज़ार सामने आ रहा था, मगर इस वक्त शायद ये वक्त दुरुस्त नहीं था उसके सामने आने का, क्योंकि हया उसकी नाक से बहते खून को देखकर सहम सी गई थी। उसे मामला सीरियस लग रहा था। हया के आगे बढ़ते ही ज़ार ने कदम पीछे लिए और तभी सदाम ने दरवाज़ा खोल दिया। वो हैरानगी से हया को देखने लगा। ऐसे ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आपके दिल का कभी मेरे लिए नहीं खुलेगा तो इस ज़ोरदार आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? दरअसल अम्मी चली गई हैं, ऐना को बुलाने आई हूँ, घर पर अकेली हूँ, वो बोली। सदाम चंद लम्हे उसे देखता रहा और गहरा सांस भरा। सो गई है शायद वो, सदाम बोला। तुम भी यहीं ठहर जाओ, वो बोला तो है ना पढ़कर उसकी तरफ देखा। आपके घर? वो उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा मुझ पर उठते बैठते तंज करना ज़रूरी है, सदाम चिढ़ गया। पहले ही नताशा के अजीब रवैये पर वो समझ नहीं पा रहा था। तंज नहीं कर रही, इतनी मजाल नहीं दी आपने मुझे, उसने कहा और ऐना के कमरे में घुस गई। ऐन और सोती हुई ऐन को झंझोड़ दिया। उसके पेपर्स चल रहे थे, तभी थकी थकी जल्दी सो जाती थी। ऐना उसके 2 बार झंझोड़ने पर उठ गई। बाहर ज़ार खड़ा है, उठो निकलो यहाँ से। क्या? वो चीखती चीखती रुकी। हया भाई तो घर पर है, वो कैसे आई यहाँ? ऐना घबरा चली थी। मैंने सदाम को कहा है अम्मी घर नहीं है, तुम मेरे पास रात तक जाओ, हया बोली तो ऐना ने तशक्कुर भरी नज़र उठाई। अब उठो जल्दी, मामला कुछ संजीदा है, वो दोनों हल्की आवाज़ में बोल रही थी। सदाम खामोशी से कमरे से दूर खड़ा बस उन दोनों की हरकत देख रहा था। आवाज़ तो आ नहीं रही थी उसे। वो दोनों बाहर आई। ऐना ने नज़रें भाई पर उठाई। भाई क्या मैं जाऊँ? वो बोली, कुछ घबराई हुई थी। तुम्हारा पेपर है कल, रात भर मत जागना, वो बोला। जी, ऐना ने कहा। फिक्र मत करें, आपसे कहीं ज़्यादा कीमती है ऐना मेरे लिए, वो फिर से बोली थी। मालूम है, ये इतला देने की ज़रूरत नहीं थी, ख्याल रखना अपना दोनों, वो बोला और अपने रूम में चला गया। वो दोनों फ़ौरन बाहर निकली। ऐना को हया के सामने ज़ार के पास जाते हुए अजीब घबराहट सी हो रही थी। शर्मिंदगी अलग कि वो लोग कैसे सदाम से झूठ बोल चुकी थी। अब वो ज़ार के साथ चली जाएगी। हया खामोशी से उसे देखने लगी। मैं क्या करूँ हया? वो हया की शक्ल देखने लगे। उस वक्त अपनी मोहब्बत का सबूत दो। उसकी आंखें किसी अच्छे अमल की गवाही नहीं दे रही। मैं नहीं जानती हमारा ये अमल दुरुस्त है कि गलत, मगर फ़िलहाल ये जानो कि उसकी नाक से खून क्यों बह रहा है, या फिर उसकी आंखों में जुनून क्यों है? हया बोली, जबकि ऐना ये चंद जुमले सुनकर बेताबी से पलटी थी ज़ार की तरफ। उसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा और दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर बैठी ज़ार को देखकर एकदम मुंह पर हाथ रख गई। ज़ार, वो सफ़ेद कमीज शलवार में था, हमेशा की तरह बेहद हसीन लग रहा था। सफ़ेद रंग उसकी चमकती रंगत को और भी निखार रहा था, जबकि ऐना खुद गुलाबी लिबास में परेशानी से ज़ार का चेहरा देख रही थी, जिसने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। ज़ार, आपको चोट कैसे लगी? वो परेशानी से पूछने लगी। श्श, मगर ज़ार ने बीच में ही टोक दिया। आंखें उस पर निकालता वो उसे रोक चुका था कि बोलने से गुरेज करे। ऐना रुक गई, सांस रोक के उसे देखने लगी। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था और हर सूरत हाल में हैंडसम लगता था, मगर वो इस वक्त डर रही थी उससे। ज़ार खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जारहाना से ड्राइव थी। रात होने के बाइस रश कम था। ऐना का दिल धड़क रहा था। वो पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं थी। अचानक गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। ऐना को ये रात का अंधेरा, ये तन्हाई, ये जगह, उसका दिल घबरा रहा था, बंद सा हो रहा था।
ज़ार उतरा और दूसरी तरफ से उसको उतरता उसका हाथ सख्ती से जकड़ता। बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। बिल्डिंग के बाहर कुछ मर्द खड़े थे। जिन्होंने उन दोनों को देखा तो मायनी खेजी से एक दूसरे को देखने लगे, मगर ज़ार की संजीदगी के आगे कुछ कह नहीं पाया था कोई। वो उसे लिफ्ट के ज़रिए ऊपर ले गया था। ऐना बामुश्किल खुद को रोने से बाज रखे हुए थी। ज़ार उसे एक फ्लैट में ले आया और बीच में धकेल कर उसने फ्लैट का दरवाज़ा धाड़ से बंद किया कि ऐसा लगा अगर दरवाज़ा मजबूत न होता तो टूट कर गिर जाता। ऐना ने कानों पर हाथ रख लिया और उसके आंसू निकल आए। अगर तुमने रोना धोना डाला तो आज तुम्हारे साथ वो करूँगा कि कल सुबह किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, वो चिल्लाया। ऐना के आंसू गाल पर फिसलने लगे। क्या है? मैंने अब वो मासूमियत से उसकी शक्ल देख रही थी। क्यों हो तुम उसकी बेटी? हाँ क्यों हो? बस एक बार कह दो तुम उसकी बेटी नहीं हो। वो औरत, वो नीच औरत, अगर मैंने तुमसे मोहब्बत की ही क्यों? उसने खींचकर टेबल पर लात मारी। ऐना की चीख निकल गई। ज़ार, ऐना का दिल एक डूब कर उभरा था। मर गया ज़ार। वो भड़क कर उसकी जानिब देखने लगा। ऐसे मत कहिए। ऐना उसके नज़दीक हुई। ज़ार फूलती आंसू से उसे देख रहा था। ऐना ने उसकी नाक से बहते खून पर अपनी उंगली रखी। गुलाबी लिबास में गुलाबी चेहरे के साथ वो ज़ार का दिमाग और ख़राब कर रही थी। ज़ार ने उसकी कलाई जकड़ ली। ऐना सिर्फ ज़ार की है, उसने उसकी पसंद की बात करना चाहिए थी। ऐना को जन्म देने वाली तो वो नीच औरत ही है ना, ज़ार दांत पीस कर बोला। ऐना को बुरा लगा था वो उसकी माँ के बारे में कैसे बात कर रहा था, मगर इस वक्त वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। हुआ क्या है? उसने आहिस्तगी से पूछना चाहा। शायद ज़ार उसके काबू में आ ही जाए। तुम क्या कर लोगी जानकर? उसने उसे दूर झटका और बालों में हाथ फेरता वो आईने में अपने गाल पर पड़े निशानों को देखने लगा। अगर वो आलिया को निशान देकर आया था तो उसके बाप ने वैसे ही निशान उसके चेहरे पर छाप दिए थे। आईने के पीछे से उठते ऐना के अक्स को ज़ार ने घूर कर देखा। इधर आओ, वो भड़क कर बोला। ऐना बिला तवक्कुफ के उसके पास चली गई। जानती हो आज मैंने क्या किया है? उसने ऐना की कमर में बाजू हायल करके उसको एक हाथ की मदद से उठाकर सामने ड्रेसिंग पर बिठा दिया। ऐना सुन रही थी मगर बोली कुछ नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। आज मैंने तुम्हारी माँ के मुंह पर थप्पड़ देकर मारा है और ये निशान उसकी हमायत में मेरे बाप ने मुझे दिए हैं, वो बोला। ऐना का मुंह खुल गया। वो हैरानगी से ज़ार को देखने लगी। आपने मम्मा को मारा है? वो शॉक्ड थी। हाँ। ज़ार उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए कंसर्न देखकर तलमला उठा था। अंदर ही अंदर उसे ऐना का हाथ सख्ती से जकड़ लिया। क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? ऐना, ये सुन करके मैंने तुम्हारी माँ को मारा, जबकि मैंने तुम्हें ये भी साथ बताया है कि मेरे बाप ने उसकी हमायत में मुझे मारा पहली बार, वो बोला। ऐना को लगा वो उसकी कलाई तोड़ देगा, मगर वो कैसे कर सकता था? वो उसकी माँ पर हाथ कैसे उठा सकता था? आपने ऐसा क्यों किया? आपसे बड़ी हैं, आप उनसे नफ़रत करते हैं। ठीक है ज़ार, मैं आपको नहीं रुकूंगी, मगर आप उन पर हाथ उठाएंगे, कोई तो लिहाज करें। माँ है वो मेरी, वो भीगे लहजे में बोली। ज़ार मुस्कुरा दिया, उससे दूर हो गया, सामने सोफे पर बैठ गया। ऐना जल्दी से नीचे उतर गई। ज़ार हंसा और उसकी तरफ अजनबी देखने लगा। पहले भी तुम्हारे मुंह पर उसकी हमायत थी और अब भी तुमने कुछ भी जाने बिना उसकी हमायत ले ली, बिल्कुल मेरे बाप की तरह। ज़ार ने हाथ उठाकर ताली बजाई। ऐना खामोश हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी था, हाथ उठाना ज़ार का उसकी माँ पर किसी सूरत नहीं बनता था। ज़ार की बेचैनी और बर्दाश्त से बाहर होते हालात उसके बार बार पाँव के हिलाने से वाजे हो रहे थे, जबकि ऐना देख रही थी उसे इस वक्त लड़ना एक तरफ रख दिया। और वैसे भी वो उससे कभी लड़ती नहीं थी, वो खुद ही खफा होता था उस पर। वो उसके नज़दीक आ गई। ज़ार ने उसकी जानिब नहीं देखा। जैसे बाप से जितना शिकवा हो ऐना से भी उतना ही हो। ऐना ने अपने पाँव से शूज़ उतारे और वो ज़ार के पाँव में बैठ गई। ज़ार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जबकि ऐना ने उसकी हिलती टांग पर अपना बाजू रखा और फिर वो अपना सर उसकी टांग पर रख गई। ज़ार थम गया। ज़ार, वो बड़ी चाहत से बोली थी। ज़ार को लगा ये जलते वजूद पर एकदम नरम फुहार सी पड़ी हो। ऐना ने उसके जानिब निगाह उठाई। वो उसकी तरफ देख रहा था। मम्मा ने आपको हर्ट किया? वो सवाल करने लगी। तुम्हारी माँ मुझे हर्ट नहीं करती, वो सिर्फ ये चाहती है कि मेरा बाप मुझसे नफ़रत करे, और मैं ये सब जाकर आया हूँ। आज मैं बीच
बेच आया हूँ ऐना। उसने दांत पीसकर उसकी जानिब देखा। ऐना शर्मिंदा हो गई थी। वो जानती थी उसकी माँ ने ज़रूर कुछ किया था, मगर फिर भी ज़ार को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं आपसे उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं डैड से भी। वो ज़बान दबा गई। ज़ार को पसंद जो नहीं था, मेरा मतलब अंकल से भी बात कर लूँगी, उनका दिल आपकी तरफ से साफ़ करूँगी। ज़ार ने उसका बाजू पकड़कर उसको अपने कदमों में से उठाया। ज़रूरत नहीं इतनी तगो-दो की, तुम्हारी जान पर ज़ार का बोझ ही काफ़ी है, उसे उठाओ पहले। और रह गई तुम्हारी माँ, वो माफ़ी खुद मांगेगी। ज़ार किसी के आगे झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना। उसने ऐना को बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया। ऐना की सांसें भारी होने लगी। जिस दिन वो उसके कान के नज़दीक हुआ, उस पर छाने लगा था, ऐना को लगा वो सोफे में धंस जाएगी। जिस दिन भी तुम मेरे बच्चे की माँ बनी, उस दिन, बिल्कुल उस दिन, मैं तुम्हारी माँ के सामने हमारा निकाह खोलूँगा और डायरेक्ट हार्ट अटैक दिलवाकर उसे दुनिया से रुखसत कर दूँगा। वो शायद खुद को तसल्ली दे रहा था कि वो यहाँ संभाल लेगा। ऐना ने उसकी जानिब देखा। आंखें भीग गई थी। सच बताती तो वो उसी दिन से डरती थी। बदला लेने आया था मैं तुमसे, मगर तुम शायद समझ गई हो ज़ार को उंगलियों पर कैसे नचाना है। मुझे नाचने का शौक़ नहीं है ना, फिर भी नचा रही हो तुम मुझे। कहते साथ ही वो दोनों हाथ उसकी गर्दन में हायल करते उसके चेहरे पर झुक गया। ऐना के पास सांस लेने की मोहलत नहीं थी कि वो अपने मुंह से कोई लफ्ज़ भी निकालती। ज़ार ने उसके दोनों हाथ अपनी गर्दन में हायल कर लिए। वो इस वक्त शायद कोई और बात सुनना नहीं चाहता था। ऐना उसकी मर्ज़ी के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती थी, तभी खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। वो कुछ देर बाद अपनी मर्ज़ी से दूर हुआ। मैं रुस्वा हो जाऊंगी, वो भीगे लहजे में बोली। ज़ार ने उसे बाजुओं में भर लिया। मिलकर होंगे, उसने आहिस्तगी से कहा। मैं जानती हूँ आप कल खुद को बचा लेंगे। वो उसकी नज़रों से घबराती, खुद में सिमटती शिकवा कर गई। और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, गमगीन लहजे में कहता वो अपनी मनमानियों पर उतर चुका था। ऐना ने भी लफ्ज़ों पर कफल डालकर उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था। ऐना ने ज़ार की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। ये सोने का ड्रामा कर रहा था। वो उसे अब घूरने लगी थी। उसने बार बार कहा था उसका पेपर है, मगर वो जानबूझकर वक्त गुजार रहा था। ज़ार, भाई हिया के घर पहुंच जाएंगे, वो अब उसे झंझोड़ कर बोली। तुम्हारे भाई को नहीं पता ऐसे नाजुक लम्हात में बीच में टांगे नहीं अड़ाते, वो बोला और तकिया मुंह पर रखकर रुख फेर लिया। दिन निकल आया तो परेशानी हो जाएगी, प्लीज़ उठ जाइए, वो तकिया खींचकर बोली। ज़ार ने एक आंख खोली। तो रात की तन्हाइयों में आप मेरे साथ कर क्या रही हैं मिसेस ज़ार? वो पुरसुकून था, तभी दिलचस्पी से उसका चेहरा देखता बोला। डर नहीं लगता आपको इस मुआशरे से? वो उसके लंबे बालों में हाथ फंसाता बोला। लहजा गमगीर था, जिस पर ऐना की सांसों का अथल पथल होना जायज़ था। ऐना उसकी बातों से सुर्ख सी हो रही थी। अपने शौहर के साथ हूँ, और मैं तो चाहती हूँ पता लग जाए दुनिया को कि ऐना सिर्फ आपकी बीवी है, वो बोली और घूर कर देखने लगी। अब घूर क्यों रही हो? मैंने कब 10-12 शादियाँ कर रखी हैं? वो सर झटक गया। एक बीवी मुझसे संभल नहीं रही, 10-12 का क्या ख्याल है? वो मुस्कुराहट रोकने लगा। कितनी अफसोस की बात है, अपनी करने पर आते हैं, मेरी फीलिंग की परवाह नहीं करते, फिर भी कहते हैं एक बीवी नहीं संभल रही। उसने मुंह बना लिया। और वैसे भी मुझे सुलगाने के लिए एक और मंगनी कर तो रहे हैं, वो बोली। लहजा बुझ सा गया। हाँ कर तो रहा हूँ और करूँगा भी, उसने जताया। आपको शर्म नहीं आती मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए? वो आहिस्तगी से बोली थी। आपको शर्म नहीं आती इतना खूबसूरत देखते हुए? वो वारफ्ता निगाहों से ऐना को देखता बोला। ऐना का चेहरा झुक गया, शर्मो हया से गाल सुर्ख हो गए। मेरे बच्चे तुम पर नहीं जाने चाहिए, उसने ऐना का गाल चलाया। ऐना वैसे तो इस बात से घबरा जाती थी, मगर नासमझी से फिर भी उसे देख रही थी जो बेड से उठ चुका था। वो हंस दिया। अगर तुम्हारे जैसे हुए तो मैं ना चाहते हुए भी उनका आशिक हो जाऊंगा। और कैसे पागल करना चाह रही हो तुम मुझे, वो बोला। और एक खूबसूरत सी जसारत की ऐना के लिए ये लम्हे बहुत हसीन थे, मगर काश जायज़ तरीके से होते या आते उसकी ज़िंदगी में। ये छुप छुप कर मिलना और उसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश पूरी करना, वो हर बार नए सिरे से डरती थी इस बात को लेकर। ज़ार अलबत्ता खुश था, मालूम नहीं क्यों। ज़ार घर चले, ऐना भी उठी। इतनी क्या जल्दी है, अभी दिन कब निकला है? वो आंख दबा गया, उसे तंग करने में शायद मज़ा आ रहा था। ज़ार, ऐना का दिल बेहंगम सा धड़का। आप बेशर्म है काफ़ी, पहले लगते नहीं थे इतना, वो खफगी से बोली।
शर्म तुम करती तो हो। वो हाथ में वॉश डालकर बालों में ब्रश चलाने लगा। ऐना खड़ी उसे देख रही थी। ज़ार उसे नोट कर रहा था, मगर लबों की तलाश में उसकी महवियत देखकर हंसी दबा गया। एकदम ज़ार ने उसके आगे हाथ लहराया। ऐना डर गई, जबकि ज़ार हंसता हुआ उसे खुद में समो गया। कुछ देर वो उसके सीने से लगी रही। ज़ार, उसने पुकारा। ज़ार ने बहुत ध्यान से उसे सुना था। कल आप मुझसे बदला लेने वाले थे, वो उसके अल्फाज याद करती बोली। हाँ, वो मुनकर नहीं हुआ था। क्यों? वो बोली। मुझे गुस्सा आ रहा था, वो बिना लगी लिपटी के बोला। मम्मा का गुस्सा आप मुझ पे उतारेंगे? वो अफसोस से उसे देखने लगी। ज़ार, मुझे डर लगता है अपनी निकाह वाली रात से। प्लीज़ उस रूप में दोबारा कभी मत आइएगा, वो बोली और दोबारा से उसके सीने में चेहरा छुपा गई। ज़ार खामोश ही रहा। ज़ार, ऐना एकदम चीखती उससे दूर हुई। वो अपनी मुस्कुराहट रोकता उसे देखने लगा। कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। आप किससे मंगनी कर रहे हैं? दोनों हाथ कमर पर रखे वो उसे घूरने लगी। माही से, उसने सुकून से जवाब दिया। ऐना की आंखों में हैरानगी उतर आई और उसने बेबसी कुछ गुस्से कुछ भड़कते हुए उसे देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप माही से मंगनी करेंगे? मुझे यही लग रहा था आप किसी और से प्यार करने लगे हैं। वो उसको मज़ीद बोलने से रोक गया। सब कहो मगर ये मत कहो किसी और से प्यार करने लगा हूँ। ज़ार, जिन्हें प्यार होता है किसी और से मंगनियाँ नहीं करते, और उनकी आंखों में ये ढिठाई नहीं होती जो आपके है, वो गुस्से से बोली। ज़ार का कहका निकला। तुम जलोगी ना, बस मुझे मज़ा आएगा। और क्या आखिर रखा है मंगनी में? निकाह में तो तुम हो ना, मेरे बच्चों की माँ तो तुम बनोगी ना, फिर ये मंगनी की क्या हैसियत? आप जानबूझकर ये फजूल हरकतें कर रहे हैं। वो अगर आपको पसंद करने लगी तो? वो अब भी गुस्से में थी। जब यार मन आप मुझे सुलगा सकते हो उस असफर के साथ घूम फिर कर, तो मैं अपनी मंगेतर के साथ घूम कर आपको क्यों नहीं सुलगा सकता? उसने मुस्कुराकर कहा। तो ऐना चुप हो गई। आप करे तो जायज़, हमने कर दिया तो नाजायज़। कैसी बातें करती हैं सार। डंके की चोट पर आशिकी करे, मज़ा भी आए। आहिस्ता आहिस्ता कहते वो फिर से उसके हसीन चेहरे को छू गया। ऐना की आंखें फिर से भीग गई। अगर मुझे कबूल कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा जो मुझे उसे नहीं देना। ज़ार संजीदा हो गया। क्या मतलब? वो तो ऐसा कुछ नहीं जानती थी। ये क्या मंतक थी उसकी? मैं नहीं चाहता वो तंज भरी निगाह मुझ पर उठाए कि मेरा बाप उस पर मरा और बेटा उसकी बेटी पर। तुम्हें लगता है ये बात मुझे चैन से जीने देगी? जिस दिन तक वो औरत घर से नहीं निकलेगी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। माँ है तुम्हारी, उससे कहो छोड़ दे अंश शाह को, उसने कहा और गाड़ी की चाबी उठाई। ऐना अब उसे क्या बताती। वो अपनी माँ के ऐसे बच्चे कभी नहीं रहे जो अपनी माँ से कोई फरमाइश भी पूरी कराते कि वो उसका बना बनाया घर उजाड़ने पर उसे उकसाती। ज़ार उसकी खामोशी पर संजीदा हो गया और वो दोनों रूम से बाहर निकले और लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ गए। गाड़ी में सवार हुए। अभी मुकम्मल रोशनी नहीं हुई थी। ज़ार ड्राइव कर रहा था। ऐना खामोश बैठी थी। ज़ार, वो कुछ तवक्कुफ से बोली। ज़ार ने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थाम लिया। वो छोटी छोटी जसारतें करने लगा था। न जाने क्यों लाख खुद को रोकने के बावजूद भी ऐना से जी नहीं भरता था। उसका ऐना का ध्यान उसकी जानिब बंटने लगा। वो जो कहना चाहती थी भूल गई। ज़ार मुस्कुरा दिया। तुम बस ये सोचो कि हया के सामने कैसे जाओगी, वो बोला। वैसे बड़ा मज़ा आने वाला है, वो बोला। आंखों में शरारत थी। वो जो गुस्सा पहले थे वो कहीं नहीं था। काश उनकी ज़िंदगी से सारे बुरे हालात निकल जाए और वो दुनिया के सामने खुलेआम एक दूसरे के हो जाएं। ऐना ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे अफसोस हुआ। आप बचपन से ऐसे हैं या अभी अभी आपके अंदर ये क्वालिटीज़ इंस्टॉल हुई हैं दूसरों को चिढ़ाने की, सुलगाने की, वो बोली। ज़ार का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ था और उसे अचानक मोबाइल याद आया जो कि गाड़ी में ही था। उसने डैशबोर्ड पर से आईफोन उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है, वो पूछने लगी। तुम पढ़ रही हो, जाहिल तो नहीं हो या तन नज़र नहीं आता? वो उल्टा ही बोला था। मेरा मतलब मुझे क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम मुझसे बातें करो और मुझे गुस्सा कम आया और प्यार ज़्यादा, वो एक आँख दबाता बोला। तो ऐना उस डब्बे को अनबॉक्स करने लगी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो एक्साइटेड थी। ज़ार भी मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा? वो पूछने लगा। बहुत। आपका भी यही है क्या? वो उसकी पॉकेट में झांकने लगी।
ब्लू कलर में, उसने इतला दी। वाह, वो पुरजोर सी बोली तो ज़ार मुस्कुरा दिया। अब इस नंबर से किसी और से रब्ता तुमने किया तो मुझे पता लग जाएगा, बात की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो बोला तो ऐना ने सर हिलाया। वो कौन सा किसी से बात करना चाहती थी उसके अलावा? और अगर आपने किसी से बात की तो? वो घूर कर देखने लगी। ज़ार मुस्कुराया। मंगेतर से बात करना गुनाह कब है? ज़ार! वो गुस्से से मुक्के बरसाने लगी, जबकि ज़ार फिर से हंसने लगा। सदाम नताशा की माँ के पास गया था, उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताने के लिए, जिन्होंने सदाम की किसी भी बात को कान पर नहीं धरा। वो बिल्कुल हूबहू अपनी बेटी जैसी ही थी। देखो बेटा, वो दुरुस्त कह रही हैं, तुम्हें उस घर में चले जाना चाहिए। सिर्फ अपनी माँ के लिए तुम बहन के लिए इतना फजूल कदम उठा चुके हो। वो बोली तो सदाम ने बमुश्किल सांस बहाल किया। मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में सवाल कर रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को समझाइए, उल्टा मुझे समझाने बैठ गई आप। क्योंकि समझने की ज़रूरत उससे नहीं तुम्हें है। मुझे आज ज़रूरी पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। वो कहकर उठकर चली गई और सदाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया इस बेइज्जती पर, मगर उसने तहम्मुल से नताशा के पास जाने का सोचा। वो अपनी बीवी के बिना कैसे रहता, और इन सब से अहम और अजीब बात ये हो रही थी उसका हया के जानिब माइल होना, जिससे वो घबरा रहा था। वो हया की तरफ मतवज्जे हो रहा था। हया उसे अपनी जानिब कायल कर रही थी। सदाम नताशा के पास आया, मगर एक पल के लिए वो साकित रह गया जब उसने नताशा को ज़ार के पीछे भागते देखा। वो हॉन्क नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था। ज़ार की तवज्जो अलबत्ता उसकी तरफ नहीं थी, मगर नताशा ज़ार के पीछे पीछे थी और तैयारी ऐसी थी कि भला की खूबसूरत दिखे। अरे ज़ार, बात तो सुनिए। नताशा के अल्फाज उसके कानों से टकराए। उसने ज़ब्त से ये मंजर देखा। ज़ार अपनी पराडों पर सवार हुआ, अंदाज में लापरवाही थी, जैसे पीछे कुत्ते भी भौंके तो वो सुनेगा नहीं, और वहाँ से चला गया। मगर उसकी निगाह सदाम पर ज़रूर उठी थी, जिनमें तंज था, जो अपनी माँ को संभाल नहीं सका, बीवी को क्या संभालेगा। उसने सर झटक कर सोचा था। वो जानता था हया सदाम को पसंद करती है। ऐना ने उसे ये बात बताई हुई थी, मगर उसे बिल्कुल ऐना के अलावा उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द में दिलचस्पी नहीं थी, और ऐना में ऐसी थी कि एक पल भी उससे दूर रहने पर दिल नहीं मानता था। मगर वक्त और हालात ऐसे थे, अपने इश्क को छुपाना मजबूरी थी। दूसरी तरफ सदाम पर नताशा की निगाह भी उठी और उसके रंग फक से हो गए। वो एक गहरा सांस भरकर हल्का सा मुस्कुराई और उसके पास आई। तो तुम आ ही गए। वो उसके गले लगने लगी। सदाम ने उसे दूर झटक दिया। नताशा ने हैरानगी से देखा। बेबी आई मिस यू, नताशा बोलने लगी। सदाम का दिल किया उसका मुंह थप्पड़ों से सुर कर दे। तुम मुझे औलाद नहीं दे सकी, मगर मैं तुम्हारे साथ फिर भी वफा निभाता रहा, क्योंकि मैं उल्लू का पट्ठा था। वो उसके बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ता बोला। सदाम, नताशा ने पहली बार उसके मुंह से ये ताना सुना था। मुझसे जी भर गया था। तो मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और मर्द को कैसे लुभा सकती हो? वो चिल्लाया। ये क्या बातें कर रहे हो? वो बुखला गई। जो तुम सुन रही हो, जवाब दो मुझे, या ये कह दो ये गलत फहमी है। वो दांत पीसकर उसे देखने लगा। बिल्कुल तुम्हें गलत फहमी है। नताशा ने उसकी ही बात पकड़ी। सदाम हंस दिया उसके मकरो फरेब पर। मुझे लगता था तुम्हारे अंदर पैसे की लालच है, मगर नहीं, तुम्हारे अंदर की हवस मुझे दिख गई। सदाम, कैसी बातें कर रहे हो? नताशा ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, अगर ये गलत है तो चलो मेरे साथ, मेरे घर। यहाँ किस लिए रुकी हुई हो? तुम्हें जितनी अयाशी करनी है, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, उसने कहा। नताशा फंस सी गई। ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, वो बोली। सदाम को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो मान जाएगी, क्योंकि उसे दिख गया था वो ज़ार के पीछे किस तरह से आई थी। इसका मतलब वाज़ेह था, जबकि नताशा ने यहाँ उसकी बात मानकर खुद को सिक्योर किया था। वो जानती थी उसकी माँ उसे कभी घर नहीं रखेगी और उसके लिए बोझ बन जाएगी, उसकी अपनी ही बेटी। वो सदाम से तलाक तो फ़िलहाल नहीं चाहती थी, तभी उसने सदाम को ट्रैप करने के लिए उसकी बात मान ली। और अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई कि वो सदाम की दूसरी शादी करा दे। सदाम का ध्यान उसके निकाह में रहते हुए अपनी जानिब से हटाने का उससे बेहतर और कोई नहीं था। वो पुरसुकून सांस भरती बोली। चलोगी मैं तुम्हारे साथ, मगर मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाओ जो लगा रहे हो। वो अपने मकरू आंच से लिए पलटी और अंदर से सामान उठाने चली गई। सदाम वहीं खड़ा था। इस वक्त सोचने की सलाहियत नहीं थी गोया। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। नताशा अंदर से सामान ले आए। वो सूटकेस था। चलें,
उसने सदाम की तरफ देखा। सदाम ने सर हिलाया। शायद उसे गलत फहमी हो, उसने आखिरी बात यही सोची थी, मगर नताशा से बात करने का उसका बिल्कुल दिल नहीं था। गाड़ी में सवार होकर घर की राह ली थी उन्होंने, जबकि नताशा का दम घुट रहा था ये सोच करके वो अब इतने से घर में रहने वाली है, यानी उसे जल्द से जल्द सदाम की दूसरी शादी का प्लान बनाना होगा। ऐना का आखिरी पेपर बहुत अच्छा हुआ था। वो फ़िलहाल घर में अकेली थी। भाई तो जल्दी ही चले गए थे और हया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी वो भी नहीं आई थी आज। ऐना ने सारी बुक समेटी, घर साफ किया और खाना बनाने लगी। उसे वो दिन याद आया जब वो छुप कर ज़ार से मिलती थी। खैर छुप कर तो वो अभी भी मिलती थी और उसके लिए मम्मा की आंख से बचकर खाना लेकर जाती थी। वो बहुत शौक से खाता था, हालांकि वो बहुत अमीर था और उसने ऐना को कभी नहीं बताया था कि उसे स्पाइसेस से एलर्जी है, मगर वो ऐना के हाथ का बना चुपचाप खाता था। ये अलग बात थी कि पानी की बोतल साथ रख के वो हर लुकमे के बाद पानी चढ़ाता था। तब तो ऐना को ये उसकी आदत लगती थी, मगर उसके घर जाकर इल्म हुआ कि उसे स्पाइसेस से एलर्जी है और वह फ़कत उसकी मोहब्बत में खाता था। ऐना मुस्कुरा दी। उसने आज पुलाव बनाया था। चावल दम पर रखकर वो जल्दी से अंदर भागी। उसने सेल फ़ोन उठाया। ये फ़ोन बहुत महंगा था, वो सबकी नज़रों से बचाना चाहती थी, तभी छुपा चुकी थी। उसने ज़ार को मैसेज किया था, न जाने वो कहाँ था। अगर ऑफिस में था तो वो माही भी वहीं होगी। ऐना का मुंह बन गया। उसने वैसे ही मैसेज कर दिया, न जाने जवाब दे भी या नहीं। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं और मैं इंशाल्लाह टॉप करूँगी। उसने मैसेज सेंड कर दिया। दिल भी धड़का, क्योंकि बस बाज़ औक़ात थी हया के फ़ोन से कोई बात की थी। उसने कभी ज़ार से ऐसे बात नहीं की थी। जब मैसेज का जवाब 10 मिनट गुजरने के बाद भी नहीं आया, वो मायूस हो गई और सेल फ़ोन रख कर बाहर निकल आई। जबकि उसके बाहर निकलते ही घंटी बजी थी। वो भागती हुई पढ़कर अंदर आई और जल्दी से सेल फ़ोन चेक किया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तरफ से ख़ुसूसी इनाम की हकदार हो फिर तुम, मगर ये याद रखना कुछ लो और कुछ दो का सिस्टम है मेरे पास, तो तुम मुझे क्या देने वाली हो सोच कर रखो। उसके जवाब पर ऐना मुस्कुरा दी, मगर अब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि बाहर दरवाज़ा बज रहा था। उसे लगा हया होगी, क्योंकि भाई तो हो नहीं सकते। सेल फोन यूं ही बेड पर रखकर वो मुस्कुराती हुई बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने नताशा और सदाम थे। दोनों के चेहरों पर संजीदगी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ऐना ने कहा, मगर वो बिना जवाब दिए सदाम के कमरे में चली गई। ऐना को सेल फ़ोन की फ़िक्र हुई। नताशा की तो हर तरफ नज़र होती थी, सेल फ़ोन देख लिया तो, मगर सच शुक्र वो जा चुकी थी रूम में। सदाम भी अंदर आ गया। भाई खाना रेडी है, लगा दूँ? वो बोली। हाँ, मेरे सर में दर्द भी है, पहले मुझे मेडिसिन दे दो, उसने कहा तो ऐना ने सर हिलाया। वो पहले खामोशी से अपने रूम में गई, सेल फ़ोन को छुपा दिया। नताशा का यहाँ आना कोई अच्छा सिग्नल नहीं था, वो जानती थी। ऐना नताशा के आने के बाद यहाँ फंस चुकी थी। ज़ार से रब्ता तो दूर की बात, पिछले 1 हफ्ते से उसने उसके किसी भी मैसेज और फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया था। वो जानती थी वो बेहद गुस्से का शिकार होगा, मगर वो क्या करे, वो खुद नहीं जानती थी उसे क्या करना है। नताशा उसे और हया को अकेला नहीं छोड़ती थी। हया से अजीब सवाल करती थी कि वो शादी कब कर रही है, और नताशा के आने के बाद सबसे अहम ये हुआ था कि हया एकदम ही डाउन हो चुकी थी, जिसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐना में वैसे भी किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। को जाके हया भी हार कर बैठ जाती। वो नताशा के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती थी, उल्टा उनके घर आना जाना भी बेहद कम कर दिया था। हाँ, सदाम शादीशुदा था, मगर फिर भी वो अपने दिल के आगे हारी हुई थी। उसके पास अपने दिल का कोई इलाज नहीं था, और मोहब्बत इंसान को वैसे भी हरा देती है। वो फैसले कराती है जो चाहत नहीं होती। मोहब्बत के रंग भी अजीब से हैं। जब इंसान को काबू में जकड़ना चाहिए तो इतना सख्त जकड़ लेती है कि इंसान की रूह भी छुटकारा ना पा सके, और यही हाल हया का था। वो कैसे आज़ाद होती, कहाँ जाती। उसने ऐना के पास आना जाना कम कर दिया था, और ऐना बाखूबी इस बात को समझती थी, तभी फोर्स नहीं करती थी। अभी वो खाना बनाकर पलटी थी। नताशा उसी के रूम में बैठी थी। मोबाइल की उसे फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने मोबाइल ऑफ ही कर दिया था। हफ्ते भर से तो मोबाइल खोल कर नहीं देखा था उसने, फिर कैसे मोबाइल की टेंशन लेती। वो वापस पलटी तो नताशा ने उसे बेड पर अपने पास बुला लिया। जी भाभी। देखो है ना, अब मैं जो बात कर रही हूँ उसे ध्यान और तवज्जो से सुनना, क्योंकि मैंने ये फ़ैसला बहुत सख्त दिल करके लिया है। उसकी बात पर ऐना ने सर हिला दिया, मगर वो असल बात जानना चाहती थी, तभी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। ऐना, मैं चाहती हूँ मैं सदाम की शादी कर दूँ, दूसरी, उसने कहा तो ऐना की आंखें फैल गई। वो हैरानगी से उसे देखने लगी, क्योंकि नताशा से ऐसी उम्मीद करना मतलब हैरान होने के
था ही क्या। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐना बोली तो नताशा ने सर झटका। प्यार का अचार डालेंगे हम दोनों, जब वक्त रहे हम फैसले ना कर सके। देखो है ना, बच्चों की ज़रूरत है, मुझे भी उसे भी। फिर बेहतर नहीं है वक्त रहे मैं फैसला कर लूँ और इस जिद से पीछे हट जाऊँ। उसने कहा तो ऐना चुप हो गई। मैंने एक लड़की भी देखी है, अगर तुम उसे राज़ी कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने कहा तो ऐना ने सवालिया नज़रें उठाई। है? ऐना शॉक्ड रह गई। मैं जानती हूँ वो भला शादीशुदा मर्द से क्यों शादी करे, मगर कोशिश करो, शायद ये फ़ैसला अच्छा हो। उसकी बात पर ऐना बिल्कुल साकित हो गई थी। मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ? हया तुम्हारी दोस्त है, तुम उसे अपने भाई के लिए मना लो। नताशा उसे ट्रैप कर रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द ये काम होता कि उसके बाद सदाम की नज़रें उस पर से हटे और वो दोबारा मेंशन में चली जाए। ऐना चुप थी। ऐना अपने भाई की खुशी का सोचो प्लीज़, मैंने कितना बड़ा दिल करके ये फ़ैसला किया है, तुम्हें इल्म नहीं। वो गमज़दा हुई। ऐना ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। क्या भाई मान जाएंगे? उसने पूछा। हाँ मान जाएंगे, हया खूबसूरत है और जब मुझे कोई इशू नहीं तो उन्हें भी नहीं होगा। बस तुम हया से बात कर लो, उसने कहा। ऐना ने सर हिलाया और नताशा वहाँ से उठकर चली गई। उसे यकीन था ये स्कीम काम ज़रूर करेगी। उसने और नताशा ने इन्हीं बातों के दौरान खाना खाया और नताशा उसे हया के घर जाने का कहकर सोने चली गई, जबकि वो कश्मकश में थी क्या करे। ये सब एकदम शायद कुदरत की तरफ से कोई निशानी थी। शायद हया के गम हल्के होने वाले थे। वो मुस्कुराई और बाहर जाती कि दरवाज़ा पहले ही बज गया। उसने दरवाज़ा खोला। अंश शाह सफ़ेद लट्ठे के सूट में बिल्कुल जार की तरह गगल्स ब्लैक कलर के लगाए खड़े थे, जबकि उनके पीछे जार की पराडो थी और हूबहू जार जैसे थे वो। ऐना उन्हें देखकर एकदम मुस्कुरा उठी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने कहा तो अंशा भी मुस्कुरा दिए। मुझे लगा मैं तुम्हारा डैड हूँ, कहते हुए वो अंदर आए तो वो कुछ शर्मिंदा सी हुई। वो आपके बेटे को नहीं पसंद मेरा ऐसे कहना, तभी बस ऐना को जार भी याद आया कैसे मुंह बना लेता था। वो तो आदमी ही बेकार है, उसका जिक्र ना करो, अंशा बोले। एक नज़र घर की जानिब डाली और ऐना उन्हें अपने कमरे में ले आए। घर अच्छा था। अंशा उसकी दी गई चेयर पर बैठ गए। आप क्या खाएंगे, मैं कुछ स्पेशल बनाऊं आपके लिए, वो पूछने लगी। नहीं अभी नहीं, फिर कभी। फ़िलहाल तो मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। ऑफिस छोड़कर आया हूँ, ज़ार साहब का दिमाग ख़राब हुआ है आजकल। बस पहले निकलने का सोचा हुआ था मगर इसकी वजह से निकल नहीं सका। खैर मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। वो काफ़ी खफा थे ज़ार से। ऐना ने उनकी तरफ देखा। आप अपने बेटे से क्यों खफा है इतना, उसने सवाल किया। उसे बड़ों और छोटों की तहजीब करना नहीं आती और सरासर उसकी माँ का कसूर है। उसने जो हरकत की है उस पर शर्मिंदा तो दूर की बात, उल्टा अकड़ कर बैठा है। 4 थप्पड़ लगाकर होश ठिकाने लगा दूंगा मैं उसके। ऐना को याद आ गया था अंशा थप्पड़ वाली बात को लेकर खफा हुए हैं और ज़ार उन्हीं का बेटा है, कहीं सर ना झुकाएगा भले गलती उसकी हो। ऐना चुप रही। बेटा तुम्हारी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें और सदाम को बहुत याद करती है और इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते से बुखार में भिनक रही हैं और मुंह पर बस ऐना और सदाम का जिक्र है। इस हालत में तुम्हारा अपनी माँ से दूर रहना अच्छा नहीं। वो माँ है तुम्हारी, मैं मानता हूँ सख्तियाँ करती है तुम पर, मगर फिर भी माँ के ओहदे पर से तो नहीं हट जाएगी ना। तभी मैं आज तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। मैं जानता हूँ सदाम यहाँ से नहीं जाना चाहेगा और ठीक है वो ना जाए, मगर तुम बेटी हो, माँ के ज़्यादा करीब होती हैं। बेटियाँ तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी मुंतज़िर है, वो बोले। तो ऐना की आंखें भीग गई थी। ज़ाहर की मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपनी माँ को ही भुला गई। उसने बिना किसी तरद्दुद के उनकी हामी भर दी। मैं भाभी को बता दूँ, वो बोली और नताशा के पास आ गई, जिसको जैसे ही पता चला अंश शाह आए वो सर पर दुपट्टा लेती सलाम करने पहुँच गई। अंश शाह ने सलाम का जवाब दिया मगर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्हें नताशा कुछ ख़ास भाती नहीं थी। उसके अंदाज़ और अतवार अच्छे नहीं लगते थे। नताशा बिल्कुल फिसलती जा रही थी। ऐना से कह रही थी ये ले आओ वो ले आओ, मगर अंशा ने हाथ बुलंद करके रोक दिया। मैं कुछ नहीं लूँगा ऐना, चलो तुम, वो बोले तो नताशा का दिल बैठ गया। काश वो उसे लेने आए होते। नताशा चुपचाप ना चाहत के बावजूद ऐना को जाता हुआ देख रही थी, जबकि उसे ऐना से सख्त नफरत महसूस हो रही थी कि उसे जहाँ होना चाहिए था वहाँ ऐना जा रही थी। वो सुलग उठी थी। तभी उसने हया के घर की राह ली और अब वो उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने का इरादा रखती थी।
हिया की माँ एक कमज़ोर और बीमार खातून थी जो बेटी की ज़िद और मोहब्बत से वाकिफ़ थी। वो उसकी शादी करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में ही, मगर हिया की ज़िद ने उनको भी कमज़ोर कर दिया था। जैसे ही नताशा ने हिया के सामने प्रपोज़ल रखा, हिया दंग नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे इल्म है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो चुप हो गई। मुझे मंजूर है। हिया ने फ़ौरन हामी भर ली तो नताशा चौंक उठी। ये क्या, वो तो फ़ौरन ही मान गई, जबकि उसे लगा था वो नताशा को खरी खरी सुना देगी। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए, हिया ने कहा तो नताशा ने सर हिलाया। मैं सदाम से बात कर लूँ तो दिन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, हिया सपाट लहजे में बोली। नताशा हैरान परेशान सी उसके घर से निकल आई। पहली बार उसे किसी ने हैरान किया था, जबकि पीछे से हिया अपनी अम्मा के गले लगकर खूब रो दी। अम्मी, ये कोई मोहब्बत है जो मुझे किस तरह उस तक पहुंचा रही है। मैं इनकार करना चाहती थी मगर मुझसे हुआ नहीं। उसकी बीवी आज उसने बच्चों के लिए दूसरी शादी कराना चाहती है और उसे मैं ही मिली, मगर मैं कितनी बुरी और कितनी कमज़ोर हूँ, मैं इनकार नहीं कर सकी। वो फूट फूट कर रो दी, जबकि उसकी माँ ने बस चंद लफ्ज़ कहे। अब मुझे फ़िक्र नहीं होगी तुम्हारी हिया। वो मुस्कुराई। उसने माँ को देखा, यानी वो इस फैसले में उसके साथ है। और ऐसा ही था। हिया ने आंसू साफ किए, दिल हल्का हो रहा था और वो जाए नमाज पर बैठ गई। ऐना के लिए दोबारा लौटना आसान नहीं था। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर निखरा निखरा लग रहा था। जब से पता चला था कि ज़ार की मंगनी का फंक्शन हो रहा है, ऐना का दम सा घुटने लगा। गलत, बिल्कुल गलत फैसला था यहाँ लौटना। तकलीफ़ और अजियत थी यहाँ लौटना। वो माँ के कमरे में आ गई, जो कि बेड पर लेटी हुई थी। ऐना को देखकर बाजू फैला दिए। ऐना उनके बाजुओं में समा गई। ऐना, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस घर में। वो रो दी, जबकि अंशा खामोश खड़े थे। उस दिन के बाद उन्होंने अफीन और ज़ार से कतई ताल्लुकी कर दी थी। ज़ार की तो शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। ऐना का दिल भी हल्का हो गया। वो भी माँ के गले लगकर रो दी। आलिया उसे सारी कहानी बताने लगी। ऐना को बहुत बुरी लगी ज़ार की हरकत। वो उनको तसल्ली देने लगी। आलिया को बुखार महसूस तो नहीं हो रहा था, मगर शायद उतर गया हो, वो गम में हो। ऐना को शदीद गुस्सा चढ़ा था ज़ार पर। कैसे उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी उसकी माँ पर हाथ उठाने की। उसने अंशा को देखा। हमारी माँ आपके हवाले थी अंकल। अंशा शर्मिंदा हो गए, जबकि आलिया को ऐना पर खूब प्यार आया था। और मैं भाई को भी बता सकती हूँ। इसके बाद सिर्फ हंगामा होगा। यहाँ आपका हक बनता है कि आप अपनी पहली बीवी और बेटे के अलावा दूसरी बीवी पर भी तवज्जो दें। उसने जैसे ही कहा, आलिया के तो मन की मुराद पूरी हो गई, जबकि अंशा ने नफ़ी की नहीं। बात बढ़ेगी, बेहतर है तुम ना बताओ। और रह गया ज़ार, मैं उसको देख लूँगा। अंशा बोले तो ऐना ने सर हिला दिया। आपने कुछ खाया है? वो पूछने लगी। अंशा थोड़ी देर उनके पास रहे, फिर चले गए। तुमने असफर से रब्ता क्यों नहीं किया? वो मेरा फ़ोन कर करके दिमाग खा चुका है। मम्मा, मेरे पेपर्स कल ही ख़त्म हुए हैं। वो झूठ बोल गई, जबकि आलिया ने संजीदगी से उसे देखा। देखो है ना, तुम रिश्ता निभाओगी तो वो रिश्ता कामयाब होगा, वरना तो वो बदजन हो जाएगा। खैर, किस्मत से वो खुद भी यहाँ से कुछ अरसे के लिए गया हुआ था, तभी उसने तंग नहीं किया। मगर मुझसे फ़ोन पर रब्ता रहा है, फिर तुम उसकी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही। मम्मा, सेल फ़ोन चोरी हो गया था। उसने फिर से झूठ बोला। आलिया चुप हो गई। ध्यान रखा करो, वो सख्ती से बोली। ऐना सर हिला गई। कुछ देर वो दोनों बातें करती रही। चलो अपने रूम में जाओ, मैं रेस्ट करूँगी। ऐना ने सर हिलाया। अम्मा, मैं रात में चली जाऊँगी। ऐना ने उसे ये इतला दी। उसने खामोशी से सुनी थी और ऐना वहाँ से चली गई, जबकि आलिया ने सर झटका। ऐना रूम में आई तो कहीं यादें अच्छी बुरी सामने आ गई। वो आर्जी तौर पर वहाँ कुछ देर मौजूद रही, फिर बेजार होती गई। और जैसे ही वो बाहर निकली, सीधा ज़ार से सामना हुआ था। वो अंदर आ रहा था, ग्रे पैंट कोट में मौजूद था। ज़ार उसे हैरानगी से देख रहा था। ऐना भी उसी की जानिब देखने लगी। ज़ार ने इधर उधर देखा। अभी बस कुछ ही देर में सब डिनर के लिए इकट्ठे हो जाते। ज़ार जो अफीन के रूम में जा रहा था, उसने कदम ऐना की तरफ बढ़ाए। ऐना नफ़ी करती पीछे हटने लगी, जैसे उसे रोक रही हो इस हरकत से। मगर वो ज़ार ही क्या जो रुक जाए। वो उस तक पहुंचा तो ऐना की नाक से उसने तेज़ कलून की खुशबू टकराई और उसने घबरा कर बेदम सी होते अपने कमरे में कदम ले लिए। और ज़ार ख़तरनाक हद तक संजीदगी लिए उसके कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा खींचकर उसने मारा था। दरवाज़ा पड़कर लॉक किया और वो दांत पर दांत चढ़ाए उसे घूरने लगा। किस बिना पर मेरा फ़ोन एक हफ्ते से नहीं उठा रही? वो भड़क कर पूछने लगा। लहजे में हक था। मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी।
भाभी आई हुई थी और उनकी वजह से मैं सेल यूज़ नहीं कर पाई। किसी को पता भी नहीं है मेरे पास सेल फ़ोन है, और इतना महंगा सेल देखकर भाभी सवाल वो थम गई, क्योंकि ज़ार ने घुमाकर उसे दरवाजे से चिपकाया और उसकी गर्दन को जकड़ कर ऊंचा करके वो ऐना के चेहरे पर झुका और बिना किसी तवक्कुफ के वो उस पर एक हफ्ते का गुस्सा निकालने लगा, और न जाने निकला भी था या नहीं वो नहीं जानती थी। ज़ार ने उसकी कमर में हाथ हाइल किया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। वो मशगूल हो गया था उसमें, जैसे उसे हफ्ते बाद देखकर बहक गया था। वो समझ नहीं पाया कि किसी और से वो मंगनी कैसे कर लेगा, वो कैसे कर सकता है। उसकी नज़र में उस मंगनी की कोई औकात नहीं थी, है ना। उसके जुनून पर परेशान थी मगर उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। वो अपनी मनमानी पर उतरा हुआ था। ऐना की सांसें फूल गई। ज़ार, उसने उसको कुछ भी बोलने से रोका। मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती, उसने कहा और दोबारा से उस पर झुका और बेहद चाहत से वो उस पर चाहत लौटा रहा था। उसे कुछ देर लगी थी। वो हटा और अना का चेहरा देखने लगा गौर से। वो अपने उस जुनून पर हैरान था कि अना के बिना कैसे वो एक पल भी गुजारे। उसे समझ नहीं आई वो आगे पीछे क्या करेगा, और ये भी हकीकत थी। यहाँ उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ था। ऐना सुर्ख चेहरे से उसे देखने से परहेज करने लगी, जबकि ज़ार की आंखों में वो तमाचा आ गया जो उसके बाप ने पहली बार उसके मुंह पर मारा था, वो भी ऐना की माँ की हमायत में। ज़ार ने एकदम ऐना पर से बाजुओं की गिरफ्त हटाई। ऐना बेड पर जा गिरी और उसकी चीख ने वही दम तोड़ दिया जब बाहर आलिया ने दरवाज़ा खटखटाया। ऐना, उसने पुकारा। ज़ार उसे संजीदगी से देख रहा था, जबकि ऐना के रंग पक हो गया। उसने अपनी बेतरतीब धड़कनों और अथल पथल सांसों को संभालना चाहा। वो कुछ बोलती कि ज़ार ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखकर कुछ भी बोलने से उसे रोका। ऐना, आलिया ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मम्मा बहुत डांटेगी, प्लीज़ मुझे जवाब देने दे। उसने बामुश्किल ज़ार का हाथ हटाया। उसके हाथ कांपने लगे थे। चलो आओ, आज उसे एक दो दिल के दौरे पड़वा ही दूँ, उसने कहा और एकदम ऐना को लेकर उठा। वो दरवाजे तक जाने लगा कि ऐना खौफ के मारे उसके आगे आ गई। ज़ार ने उसे फिर बाजू में हायल कर लिया। ऐना का बस नहीं चला वो रोने लग जाए। ऐना, आलिया भड़क कर बोली। जी मम्मा, वो ज़ार की वारफ्तगी पर घबराती बोली। कहाँ पर हो, कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ, आलिया ने भड़क कर कहा। मम्मा मैं शावर ले रही हूँ, ऐना ने झूठ बोला। ज़ार के लब ओ की शेप में गोल हो गए। चलो शावर ले, वो उसके कान में बोला कि ऐना की हालत बेहोश होने वाली हो गई। ये कौन सा वक्त है शावर लेने का, झूठ मत बोलो, बाहर निकलो, वो बोली। उसे यकीन नहीं आया। ज़ार संजीदगी से दरवाजे को घूरने लगा। मम्मा 5 मिनट तक आती हूँ प्लीज़, वो बोली। जबकि आलिया को अजीब महसूस हो रहा था। वो चुप हो गई मगर बाहर खड़ी रही। ज़ार को भी ये बात महसूस हुई थी कि ऐना फंस चुकी है। वो खिड़की के रास्ते से बाहर निकला और ऐना का चेहरा थामा। कह दो पानी नहीं आ रहा, मैं नल बंद करा दूंगा, उसने प्लान बताया। ऐना जो फक चेहरा लिए खड़ी थी सर हिला गई। आलिया ने ऐना को खरी खरी सुना दी थी। ज़ार लॉन के रास्ते अंदर आया। तब भी आलिया ऐना को डांट रही थी कि यहाँ आने के बाद तुम्हारी हरकतें मशकूक हो जाती हैं और तुम बहुत बदतमीज़ और बदतहजीब हो गई हो, और भी बहुत कुछ वो सुना रही थी। ज़ार का बस नहीं चला उसकी आंखों के सामने ऐना को उसके पास से ले जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अफीन के रूम में चला गया। कल मंगनी की रस्म थी। उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी इस बात की। हर गुजरते दिन के साथ ऐना की याद उसके दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी और उसे ऐना को पा लेने की ख्वाहिश सर तोड़ती थी, मगर वो खामोश था। हालात के सबब अफीन माही के लिए जो सामान तैयार कर रही थी वो ज़ार को दिखाने लगी। ज़ार गायब दिमागी से ये सब देखता रहा। बाप से एक हफ्ते से बात नहीं कर रहा था। आलिया को थप्पड़ मारना उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। वो औरत डिज़र्व ही यही करती थी जो उसने उसके साथ किया। वो ना शर्मिंदा था न पशेमान। अगर वो माँ के ओहदे पर थी तो उसे माँ बनना चाहिए था, मगर उस औरत की कोई हरकत ऐसी नहीं थी। फिर वो क्यों उसे माँ समझता? तभी वो उसके मामले में हर लिहाज मुरव्वत से आ रही था। ज़ार कुछ देर उनके पास बैठा रहा, उनके साथ सामान देखता रहा। वो खुश थी उसे सामान दिखाते हुए, मगर ज़ार के दिल में कोई खुशी नहीं थी। ज़ार के ख्यालात और दिमाग पर ऐना ही सवार थी। वो कुछ देर बाद उठकर वहाँ से चला गया। और ये थी इसकी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगी, वैसे मैं कहती नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक और पार्ट प्रोवाइड कर दूँ। मतलब थोड़ा शॉर्ट होगा
इससे थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं, देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आप लोगों को आज ही इसकी 9वीं एपिसोड दे दूँगी। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।